आई एम पल्लवी सक्सेना। यहाँ पे मैं ज्योग्राफी मैपिंग पढ़ाती हूँ एंड given 4 attempts. I have been to 3 interviews. I have scored 290 plus marks in geography optional. UGC NET मैंने 2019 June UGC NET में I had 100 percentile. That means I topped in the country. I have also authored 2 books along with माजिद हुसैन सर। इस सेशन में सबसे पहले हम कवर करेंगे कि ज्योग्राफी क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम मेंस की बात करें तो ज्योग्राफी फीचर्स नॉट जस्ट इन जीएस पेपर 1 बट ऑल्सो इन द जीएस पेपर 3 पार्ट। 25 का आपको डेटा दूं तो 2025 में 15 to 16 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम ज्योग्राफी। तो अगर बिल्कुल ही भूल चुके हो ज्योग्राफी तब 6 से एनसीईआरटी पकड़ना, नहीं तो 11th and 12th आर गुड इनफ। So you study about your own country, how the things that you studied in world physical geography वो आपको personally कैसे affect कर रहे हैं। So in the beginners kit already आपने सारे जो इसके पहले 5 sessions थे you must have watched them. All the sessions were talking about the strategy कि अगर आपको UPSC देना है तो what is the strategy that you need to follow for the best results. राइट सो उसी सीरीज में आई एम पल्लवी सक्सेना, आई टीच सारथी IAS पे ज्योग्राफी एंड मैपिंग एंड आई विल बी टेकिंग योर ज्योग्राफी स्ट्रैटेजी सेशन कि ज्योग्राफी के लिए व्हाट विल बी योर बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्या क्या कवर करना है, कहाँ से कवर करना है, कैसे कवर करना है। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सेशन। लेटर ऑन वंस द सेशन एंड्स आपको मैं टाइम दूंगी, आपके मन में जो भी डाउट्स हो रिलेटेड टू व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट, रिलेटेड टू यू नो सम डाउट्स दैट यू हैव हैड पहले से, आप उन डाउट्स को पूछ सकते हो। आई स्टे हियर टिल ऑल योर डाउट्स आर क्लैरिफाइड एंड वंस दैट्स डन फिर हम सेशन को एंड करेंगे। ओके, सो दैट्स हाउ इट विल मूव, राइट। चलो सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। आई एम पल्लवी सक्सेना, एज आई स्टेटेड। यहाँ पे मैं ज्योग्राफी मैपिंग पढ़ाती हूँ एंड अगर मेरी यूपीएससी जर्नी की बात करें, आई हैव गिवन 4 attempts, आई हैव बीन टू 3 interviews. मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है। आई हैव स्कोर 290 प्लस मार्क्स इन ज्योग्राफी ऑप्शनल, बट मैं ऑप्शनल नहीं पढ़ाती, मैं जीएस ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ यहाँ पे। यूजीसी नेट मैंने 2019 जून यूजीसी नेट में आई हैड 100 percentile. दैट मीन्स आई टॉप्ड इन द कंट्री इन यूजीसी नेट। JRF मेरा क्वालिफाई हुआ था। आई हैव ऑल्सो ऑथर्ड 2 books along with माजिद हुसैन सर। आपने सर का नाम सुना ही होगा, वन ऑफ द यू नो द बेस्ट जोग्राफर्स ऑफ द कंट्री। सो उनके साथ मैंने 2 बुक्स हैं जो ऑथर की हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। फाइन। इस सेशन में व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट वो मैं क्विकली एक बार बता दूं। इस सेशन में सबसे पहले हम कवर करेंगे कि ज्योग्राफी क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देन प्री एंड मेंस में ज्योग्राफी का क्या सिलेबस रहा है, जो यूपीएससी ने दिया है वो क्या है, जो एक्चुअली आपको पढ़ना है, what all that should include. Then we'll move on to कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, कहाँ से शुरू करना है सब्जेक्ट को, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहीं रैंडमली अगर आपने स्टार्ट कर दिया, से आपको एग्रीकल्चर टॉपिक पसंद है, आपने वहां से स्टार्ट कर दिया ज्योग्राफी पढ़ना, तो that might create some problems, right? There needs to be a proper structure जिसमें आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है ताकि एक स्टोरी की तरह योर सब्जेक्ट कैन बी एज क्लियर एज पॉसिबल। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज फॉर ज्योग्राफी स्टैटिक, फॉर ज्योग्राफी करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो फॉर ज्योग्राफी मैपिंग। ठीक है, सो ज्योग्राफी आप सबको पता है इज वन ऑफ द बिग 4 सब्जेक्ट्स। क्या है बिग 4 सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस? One, of course, we have history, polity, economy, and geography. So ये वो 4 सब्जेक्ट हैं जिनको हम मैक्रो सब्जेक्ट्स कहते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली इन द प्रीलिम्स। अगर हम मेंस की बात करें तो ज्योग्राफी फीचर्स नॉट जस्ट इन जीएस पेपर 1 बट ऑल्सो इन द जीएस पेपर 3 पार्ट। ठीक, क्विकली हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं इन द पास्ट। अगर हम 2013 से 2024 का पैटर्न देखें, देयर वर 20 क्वेश्चंस आस्क्ड इन द सब्जेक्ट प्रीलिम्स में, मतलब 1/5 जो सब्जेक्ट 1/5 जो जीएस का पेपर था उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, राइट। इवेंचुअली ये जो पैटर्न है ड्रॉप हुआ एंड देन
Since the year 2019-2020, again we are seeing a rise in the number of questions. अगर मैं 2025 का आपको डेटा दूं तो 2025 में 15 to 16 questions were asked from geography. In the mains perspective, जो GS1 है एटलीस्ट वहां पे 7 to 8 questions हर साल आते ही हैं. In 2026 8.5 questions, मैं कहती हूँ हमेशा 8.5 questions आए हैं. What is this 0.5? कभी कभी यूपीएससी को बड़ा मजा आता है कि दो सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके इंटरडिसिप्लिनरी टाइप के क्वेश्चन दे दो. सो इस साल भी यूपीएससी आस्क्ड अबाउट द फास्ट फूड इंडस्ट्री एंड इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन दैट, द रिजल्ट्स ऑफ दैट. तो सोशल इश्यूज और ज्योग्राफी को इंटीग्रेट करके उनने क्वेश्चन पूछ लिया, राइट? So that's why I state कि 8.5 questions इस बार पूछे थे in 2025 मेंस by UPSC, right? GS3 में भी अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है स्पेशली वहां पे ज्योग्राफी के कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, राइट? अगर हम सिलेबस की बात करें देन दिस इज व्हाट यूपीएससी हैज स्टेटेड ज्योग्राफी सिलेबस इज इन प्रीलिम्स. सिंपल, बस एक स्टेटमेंट है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, दैट इज इट. नो एक्सप्लेनेशंस. यूपीएससी बिलीव्स की शॉर्ट एंड स्वीट रखो चीजों को, बहुत ज्यादा मत बताओ, लोगों को सरप्राइज देंगे, राइट? देन अगर हम मेंस की बात करें, GS1 में salient features of physical geography, natural resources, then the industries, factors responsible for the industries, important geophysical phenomena. This is included in GS1. If we go to GS3, पूरा GS3 का सिलेबस मैंने नहीं उठाया, only those portions which are usually covered when we study geography. Agriculture, उसमें मेजर जो क्रॉप्स हैं उनके जो क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं that is included, right? So ये जो है इसके क्वेश्चंस, इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस GS1 में भी पूछे जाते हैं and GS3 में भी पूछे जाते हैं. The subject is mentioned, the topic is mentioned in GS3, but यूपीएससी को मजा आता है इधर का उधर, उधर का इधर करने में. सो GS3 के भी क्वेश्चंस GS1 में पूछे जाते हैं, GS1 के क्वेश्चंस GS3 में पूछे जाते हैं, राइट? सिमिलरली जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन GS1 कि ये ज्योग्राफी रिलेटेड है तो GS1 में आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट, हाउ वेल इक्विप्ड इज इंडिया विथ रिगार्ड्स टू मैनेज साइक्लोन्स. ऐसा एक क्वेश्चन GS1 में पूछा गया है, राइट? सो GS1 GS3 में काफी ओवरलैप है फ्रॉम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट हिस्ट्री, नॉट सोशल इश्यूज. अब हम समझते हैं, देखो यूपीएससी ने तो ये पैटर्न दे दिया, बट what exactly does one need to study when one looks up to study GS geography? मैं दोनों पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपको दोनों ही पढ़ना रहेगा. ऐसा नहीं है कि बस प्रीलिम्स का पढ़ लिया मेंस नहीं निकलेगा, बस मेंस का पढ़ लिया प्री ही नहीं निकलेगा, मेंस देने नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, राइट? सो जो ज्योग्राफी होता है उसमें 3 एस्पेक्ट्स रहते हैं. फर्स्ट वी हैव द फिजिकल ज्योग्राफी, देन ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड द थर्ड सेक्शन इज मैपिंग. फिजिकल ज्योग्राफी में आता है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी. नाउ ये जो है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इट फॉर्म्स द बेस ऑफ रेस्ट एवरीथिंग. अगर वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपका इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी विल बी स्ट्रॉन्ग, योर ह्यूमन ज्योग्राफी विल ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग. ये बेस बनाता है. देखो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वहां पे बहुत सारे ओवरलैप्स हैं विद सोशल इश्यूज, विद विद इकोनॉमी. देयर आर अ लॉट ऑफ ओवरलैप्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर सब्जेक्ट्स. बट ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, ये आप ज्योग्राफी के अलावा, ज्योग्राफी के क्लासेस के अलावा और कहीं भी नहीं पढ़ते हो. So that's why the main focus needs to be here. What all is included over here? Yeah. Good evening, good evening. So what all is included over here? We have first universe,
यूनिवर्स में हम मैक्रो से स्टार्ट करते हैं. वी स्टडी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, वी स्टडी अबाउट गैलेक्सीज, देन द स्टार्स, देन आवर सोलर सिस्टम, देन द सन एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम लाइक आवर मून, लाइक आवर प्लैनेट्स. ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करते हैं इन द यूनिवर्स सेक्शन. then we move to geomorphology. Geomorphology is the study of the lithosphere. लिथोस्फेयर क्या है? देन जो डिफरेंट लेयर्स हैं अर्थ की, यू स्टडी अबाउट दैट. यू स्टडी अबाउट द एंडोजेनिक मूवमेंट्स, द एक्सोजेनिक मूवमेंट्स. यू नीड टू स्टडी अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. देन सारी जो थ्योरीज हैं, सी फ्लो स्प्रेड थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो हार्ट एंड सोल है ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ऑल टुगेदर, वो पढ़ना पड़ता है आपको. देन you need to study about earthquakes, about volcanoes, वो geophysical phenomena जो यूपीएससी ने मेंशन किए थे. earthquakes हो गए, volcanoes हो गए. you study about hotspots. good evening everyone. you study about hotspots, you study about all these aspects, right? आपको exogenic movements के बारे में पढ़ना पड़ता है. you need to study about mountains, mountain building. यूपीएससी ने सिंपल स्टेटमेंट दे दिया कि फिजिकल फिनोमेना या फिजिकल फीचर्स, बट उसको फिर आपको तोड़ना पड़ेगा, राइट? सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, you study about exogenic, endogenic movements, you study about the theories, volcanoes, earthquakes, mountain building, isostasy and exogenic movements, right? Next, जियोमॉर्फोलॉजी के बाद आता है क्लाइमेटोलॉजी. नाउ क्लाइमेटोलॉजी इज द फेवरेट ऑफ यूपीएससी, फेवरेट है. क्लाइमेटोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. गगन, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द सेशन, आई एम जस्ट लिस्टिंग डाउन कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ना रहता है, राइट? सो जस्ट स्टे. अभी कोई भी डाउट्स आते हैं, यू कैन आस्क आफ्टर द क्लास, आफ्टर द सेशन एंड्स, आफ्टर आई एंड द सेशन, फाइन. चल, सो क्लाइमेटोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम. सो क्लाइमेटोलॉजी पे बहुत फोकस करना है. इट इज हाईली कॉन्सेप्चुअल, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, इसमें बस कॉन्सेप्ट्स ज्यादा हैं. पर एक बार you have a clarity with regards to those concepts, you are done. You wouldn't have to worry about them anymore. So physical geography is science. एक बार समझ लिया कॉन्सेप्ट को, आप उसे कभी भी नहीं भूलोगे. It's not like you have to ratify anything. You need to understand things. So climatology में we basically study about the atmosphere. यहाँ पे lithosphere पढ़ा, यहाँ पे atmosphere पढ़ते हैं. You study about the composition of the atmosphere, the layers of the atmosphere. Then you study about heat, temperature, pressure. You study about pressure wells and winds. Then जो climatological phenomena होता है, फिर उस पे आते हैं. You study about say moisture, humidity, condensation, precipitation, thunderstorms, tornadoes, cyclones, air masses, fronts, and the last but very important part, the climatic regions of the world. जो climatic regions of the world वाला section है, वहां पे आप पूरी जो आपकी क्लाइमेटोलॉजी की नॉलेज है, जितना सब यहाँ पे आपने पढ़ा है, वो सारी नॉलेज यू अप्लाई व्हेन यू स्टडी द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे मेनली हम कोपेन्स क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. एंड यहाँ से अगेन यूपीएससी बहुत क्वेश्चंस पूछता है, ठीक. सो यूपीएससी का फेवरेट यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी. इसको बहुत ज्यादा ध्यान से आपको पढ़ना रहेगा whenever you start studying. After climatology, the third and the last part of world physical geography is oceanography. Oceanography में we cover about the hydrosphere. हमारे जो oceans हैं, उनके movements, उनका composition, salinity, temperature, ये चीजें हम पढ़ते हैं oceanography में. So we start with the ocean bottom relief. Then we study about the properties of the ocean water. इसके बाद फिर हम आते हैं ओशन वाटर मूवमेंट्स पे.
नाउ ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, जो ओशनिक करंट्स होते हैं रैंडमली नहीं मूव करते. देयर आर सर्टेन वेरी स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट लीड टू द मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट्स. वार्म करंट कहाँ होते हैं, कोल्ड करंट कहाँ होते हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है. तो ओशन मूवमेंट्स वाला जो सेक्शन है अगेन वेरी हाईली कॉन्सेप्चुअल, उससे भी यूपीएससी डज आस्क क्वेश्चंस, राइट. सो यहाँ पे आप ओशन वाटर मूवमेंट्स पढ़ते हैं. मूवमेंट्स में वी हैव द फर्स्ट दैट इज करंट्स, देन यू स्टडी अबाउट टाइड्स, यू नीड टू स्टडी अबाउट वेव्स. ये तीनों अलग मूवमेंट्स हैं, अलग इनके रीजंस हैं, अलग तरह से पानी इनमें मूव होता है. देन यू स्टडी अबाउट द कोरल्स. कोरल्स क्या है, व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग. यू स्टडी अबाउट द ओशन डिपॉजिट्स. You need to study about the ocean resources. What are the different resources? Tangible resources क्या हैं, intangible resources क्या हैं, ये चीजें. So that finishes your world physical geography. Now अगर world physical geography आपका strong है, that means your base is strong. Now you are ready to build upon that base. सो फिर शुरू करना रहता है आपको इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी. मैंने बोला था ना कि एक पैटर्न होता है पढ़ने का, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक पैटर्न होता है. बाकी सब्जेक्ट्स का बाकी फैकल्टीज ने बताया होगा आपको. ज्योग्राफी का पैटर्न ये है, जब तक आप वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे, एज लॉन्ग एज योर जब तक आपने जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, आप उसके ऊपर बेस बिल्ड ही नहीं कर पाओगे. घर जब बनाते हो, घर की नींव स्ट्रांग होनी चाहिए. घर की नींव अगर स्ट्रांग नहीं है, घर गिर जाएगा. सो वो नींव, वो फाउंडेशन बनाता है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. एंड एज आई स्टेटेड, इट इज हाईली साइंटिफिक, बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, रट्टा नहीं मारना. ज्योग्राफी में लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि यार ज्योग्राफी सोशल साइंस है तो वहां भी रट्टा मारना रहता है. नो, ज्योग्राफी इज पार्ट साइंस, पार्ट सोशल, पार्ट ह्यूमैनिटीज. तभी यूनिवर्सिटीज भी कंफ्यूज रहते हैं. कोई यूनिवर्सिटी उसमें बीए देती है, कोई यूनिवर्सिटी उसमें बीएससी देती है, क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है कि साइंस है कि ह्यूमैनिटीज है. दोनों का एक अमलगमेशन है. सो फिजिकल ज्योग्राफी इज प्योरली साइंस एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इज वेरी मच ह्यूमैनिटीज, राइट. सो जब आपका वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी स्ट्रांग हो जाता है, उस पर इंडियन ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो. सो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हो, वो चीजें जो आपने वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ी फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, कि किस टाइप के रिलीफ फीचर्स हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, प्लेन्स, क्या क्या है इंडिया में. सो यू स्टडी अबाउट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया. देन यू स्टडी अबाउट द ड्रेनेज ऑफ इंडिया, कि इंडिया में जो नदियां हैं कैसे बह रही हैं. What are the drainage patterns? What are the drainage types? How many rivers do we have? Himalayan rivers क्या हैं? Peninsular rivers क्या हैं? उनकी tributaries कौन कौन सी हैं? ये चीजें आप यहाँ पे पढ़ते हो. Then you move to the climate of India. इंडिया का क्लाइमेट, आपने ग्लोबल क्लाइमेट पढ़ा, इंडिया का क्लाइमेट. ग्लोबली अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, इंडिया हैज अ मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट. बट ऐसा नहीं है कि साल भर बारिश हो रही है, कभी बारिश होती है. वी हैव एडवांसिंग मॉनसून सीजन, वी हैव साउथ वेस्ट मॉनसून, फिर रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन आ जाता है, फिर विंटर आ जाती है, फिर समर आ जाती है, राइट. सो इंडिया में भी क्लाइमेट जो है ब्रॉडली मॉनसूनल है, बट साल में सीजन्स अलग अलग हैं. 4 डिफरेंट सीजन्स हैं. ये सीजन्स क्यों आ रहे हैं, व्हाट आर द ग्लोबल फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं. एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, व्हाट इज इट्स रिलेशन विद इंडियन मॉनसून. इस साल जैसे मॉनसून टाइम में एल नीनो आने वाला है, तो सब कह रहे हैं कि इस बार सूखा पड़ेगा. तो क्यों पड़ेगा, व्हाई इज इट हैपनिंग. So you study about your own country, how the things that you studied in world physical geography वो आपको personally कैसे affect कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे पढ़ते हो. ठीक. Then you study about the forests and the soils of India. ठीक. तो ये हो गया आपका Indian physical geography. Fine. Then comes human geography. ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, इट बेसिकली ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि
जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो डिफरेंट चीज़ें हैं जो नेचर ने हमको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किया है, हाउ आर वी इंटरैक्टिंग विद दोज थिंग्स? हाउ द क्लाइमेट इज डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ लोकेशन? जो घर मैं बना रही हूं वो क्लाइमेट से या किसी रिलीफ फीचर से कैसे अफेक्ट हो रहे हैं? सो वी हैव डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। जहां पे पानी रहेगा वहां पे हमारी सिविलाइजेशन बनेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ये जहां पे पानी था वहीं पे बनी। हिस्ट्री जो है वो ज्योग्राफिकल फैक्टर से डिटरमाइन हुई। क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन गिर गई? क्योंकि डिसॉल्व क्यों हो गई इंडस वैली, इजिप्शियन, देन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये तीनों ही सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम्स पे खत्म हुई। क्यों? क्योंकि मैसिव लेवल पे क्लाइमेट चेंज हो गया था, 200 साल का ड्राउट था, इस वजह से सारी सिविलाइजेशंस खत्म होने लग गई। सो क्लाइमेट हैज एन इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री, ऑन ह्यूमंस। जहां पे बहुत अच्छे से बारिश होती है, जैसे इंडिया में ही देख लो, जो बिहार है, वेस्ट बंगाल है, वहां पे अच्छी खासी बारिश होती है, असम है, बारिश होती है, तो वहां धान की खेती बड़ी होती है। जो सूखे इलाके हैं वहां धान यूजुअली नहीं उगाई जाती जब तक इरिगेशन इज नॉट अवेलेबल। व्हाई? बिकॉज राइस नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर। सो ये वहीं पे उगाया जाएगा जहां पे नेचुरली बहुत ज्यादा पानी है। जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है वहां पे क्यों नहीं खेती हो रही है? क्योंकि वहां का सॉइल खराब है, वहां इतनी बारिश होती है, सॉइल इज एक्सटेंसिवली लीच्ड। सो योर क्लाइमेट डिटरमाइंस योर ऑक्यूपेशन एज वेल। सो यहाँ पे क्लाइमेट ने पॉपुलेशन, क्लाइमेट ने सेटलमेंट्स डिटरमाइन किए, क्लाइमेट ने ये डिटरमाइन किया कि आप कहाँ पे रह रहे हो। जो प्लेन्स है, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, वहां पे बहुत सारे लोग हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ठीक है, वहाँ पे सॉइल है, वहाँ पे पानी है। राजस्थान में इतनी गर्मी है, लोग ज़्यादा नहीं रहते। साइबेरिया में इतनी ठंड है, लोग ज़्यादा नहीं रहते। सिमिलरली एग्रीकल्चर, the economic activities that you undertake is also determined by the climate. Then agriculture से आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उससे डिसाइड होता है कि किसी एरिया में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रहेगी कि नहीं रहेगी। सो इससे आपकी इंडस्ट्रीज भी अफेक्ट होती हैं। देन किसी एरिया में किस टाइप का पत्थर है, कितना पुराना कितना नया पत्थर है, द टाइप्स ऑफ रॉक्स इन अ रीजन डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दैट विल बी फाउंड इन द रीजन। इन द रीजन्स वेयर वेरी ओल्ड रॉक्स आर प्रेजेंट, हियर अ लॉट ऑफ इरोजन हैज टेकन प्लेस। इस वजह से यहाँ पे एक्सटेंसिव मेटेलिक मिनरल्स की रिसोर्सेज मिलेंगे, राइट? जो न्यूअर रॉक्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलते। सो द रिसोर्सेज दैट यू सी, the world resources are also determined by the climatic condition, by the relief features, by the types of rocks, right? Whether or not that region was under the oceans or above the ocean. राजस्थान में इतना लाइमस्टोन क्यों मिलता है? क्योंकि राजस्थान बहुत सालों पहले पानी के नीचे था, तो एक्वेटिक जो एनिमल, शेलफिश वगैरह थे, उनने अपने शेल्स और एक्सोस्केलेटन्स वहां ड्रॉप किए, वो इकट्ठा होता रहा, लाइमस्टोन डिपॉजिट्स बन गए। फिर वहां पे अरावलीज बने, फोल्डिंग हुई, जिससे मार्बल बन गया। मार्बल मेटामॉर्फिक फॉर्म है किसका? लाइमस्टोन का ही। तो वहां पे आपकी ज्योग्राफी ने डिटरमाइन किया कि वहां मार्बल मिलेगा और वहां के मार्बल से फिर ताजमहल बन गया, राइट? सो एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय दिस, बाय वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, राइट? तो आपकी रिसोर्सेज, आपकी इंडस्ट्रीज, आपका एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें फिजिकल ज्योग्राफी से डिटरमाइन हो रही हैं। देन इसके बेसिस पे ट्रांसपोर्ट, क्योंकि देखो अब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे हो सकता है गेहूं नहीं मिलता, मुझे गेहूं चाहिए, तो पंजाब से एक ट्रक आएगा, गेहूं भर के मुझे दे जाएगा। सो ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, इसकी वजह से हमने ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट की, ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन करने लगे। मैंने फार्मर को बोला मुझे 5 किलो गेहूं भेज दो, मैंने कम्युनिकेट किया, उसने मुझे भेज दिया। सो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ऑल्सो डेवलप बिकॉज ऑफ आवर नीड टू बी टुगेदर, बिकॉज ऑफ आवर नीड टू एक्सचेंज गुड्स दैट वी डू नॉट हैव और दैट वी हैव इन एक्सेस, राइट? सो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड।
ना इसमें ये जो ट्रेड वाला एस्पेक्ट है ये प्योरली इकोनॉमी वाला है, तो ये आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे. दिस यू डू नॉट स्टडी इन ज्योग्राफी, बट दीज एस्पेक्ट्स यू नीड टू स्टडी इन ज्योग्राफी एंड दिस इज ह्यूमन ज्योग्राफी. Then the next section that we have is mapping. Maps are basically just like your comic books. Comic books में क्या होता है? Pictures होते हैं और text होता है. So maps भी तो वही है. Maps are pictures with text. Map को आप उस नजरिए से देखते नहीं हो, बट मैप्स और कॉमिक बुक्स में ये चीज बहुत बड़ी कॉमन है कि both have pictures and text. आप मैप को पढ़ाई के नजरिए से देखते हो कि यार पढ़ना है, दिमाग खराब हो रहा है, उस नजरिए से when you take a look at maps of course will be boring. When you have to study something, forcefully study something, of course that thing will not be interesting. हिस्ट्री अगर याद करना पड़े तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट हिस्ट्री कोई कहानी की तरह बता दे तो मजा आ जाता है. सो ऐसे ही मैप्स को भी कंसिडर मैप्स टू बी जस्ट लाइक योर कॉमिक बुक्स. सो मैप्स को भी ऐसे ही कवर करना है. आप कॉन्टिनेंट वाइज कवर करिए. वर्ल्ड मैपिंग, कवर इट कॉन्टिनेंट वाइज. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यू कवर यूरोप. यूरोप के डिफरेंट फीचर्स, वी हैव माउंटेन्स, वी हैव प्लेट्यूज, वी हैव वोल्केनोज, वी हैव लेक्स, रिवर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन एशिया ले लो, फिर अफ्रीका ले लो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, देन द ओशंस, राइट. हमारी जो क्लासेस होती हैं, जैसे अगर आप ज्वाइन करते हो हमारा जो बैच है, उसमें हम ऐसे ही कवर करते हैं मैपिंग को. वी कवर इट कॉन्टिनेंट वाइज, सीक्वेंशियली हम कवर करते हैं. आई ट्राई एंड प्रोवाइड यू विथ निमोनिक्स, आई प्रोवाइड यू विथ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें, दिमाग से निकले ना. देन इंडिया की जो मैपिंग होती है, यूजुअली इंडिया मैपिंग इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के साथ करा जाता है, क्योंकि आप अगर ये चीज़ें साथ में करोगे ना तो आपका रिटेंशन बेटर रहता है. सो whenever you are studying about say physiography, you also should study about the peaks of India, about the glaciers of India. हिमालयस पढ़ रहे हो तो ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ लो, माउंटेन पासेस के बारे में पढ़ लो. You study about the mountain ranges of the country. जब you study drainage, तब rivers, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लो, लेक्स के बारे में पढ़ लो, वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ लो, right? So this is how you need to integrate Indian physical geography and Indian mapping. Fine. So इस तरह से you need to study, you need to develop. आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इस तरह से करना कि पहले आप वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी कवर करो. इसमें भी आई वुड सजेस्ट फर्स्ट कवर जियोमॉर्फोलॉजी, देन क्लाइमेटोलॉजी एंड देन यू कवर ओशनोग्राफी. ठीक, ये तीन जब कवर हो जाए उसके बाद फिर स्टार्ट विथ इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, इंटीग्रेट इट विथ इंडियन मैपिंग एंड देन स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी. व्हाट अबाउट वर्ल्ड मैपिंग? वर्ल्ड मैपिंग स्प्रिंकल करो. स्प्रिंकल इन द सेंस कि हर दिन गिव 15 to 20 minutes टू स्टडी वर्ल्ड मैपिंग. एक ही दिन में पूरे फैक्ट्स फिगर्स रटने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे मैपिंग के, तो वो नहीं हो पाएगा. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू रिमेंबर सो मेनी फैक्ट्स इन सच अ स्मॉल टाइम, राइट? सो दैट्स व्हाई स्प्रेड इट अक्रॉस, है ना, थोड़ा थोड़ा हर दिन. जैसे हम इम्यून कैसे होते हैं किसी बैक्टीरिया वायरस से, हाउ डज आवर बॉडी गेट इम्यून? When we are exposed to that bacteria or virus in small amounts multiple times across a long duration, हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है, जिसको हम कहते हैं क्या, हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं इसको, राइट? ऐसे ही आपके दिमाग भी इम्यून हो जाता है ये टू द डेंजर्स ऑफ मैपिंग. यार इतने सारे फैक्ट्स कैसे याद होंगे? एक दिन में नहीं होंगे, है ना. आप शेल्डन कूपर तो हो नहीं, आइडेटिक मेमोरी तो है नहीं, फोटोग्राफिक मेमोरी तो है नहीं कि एक बार मैं आपको देखा यार रट गया. नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, राइट? सो थोड़ा थोड़ा हर दिन, ठीक है. लाइक जैसे आप कैल्शियम की टैबलेट्स खाते हो या आयरन की टैबलेट्स खाते हो तो रोज थोड़ा थोड़ा खाते हो, राइट? सो डू इट स्मॉल अमाउंट एवरी डे. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मैपिंग, ठीक है. गगन, आई एम कमिंग टू अ क्वेश्चन नेक्स्ट. यही आ रहा है, सोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है.
सो लेट्स टॉक अबाउट अप्रोच कैसा रखना है, मैंने बता दिया। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, दैट नीड्स टू बी द अप्रोच। जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ो, वर्ल्ड और इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी को इंटीग्रेट करके पढ़ना। जैसे इंडिया के वर्ल्ड का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पढ़ रहे हो, क्रॉप्स पढ़ रहे हो, तो इंडिया में वो क्रॉप्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। रिसोर्सेज, इफ यू आर स्टडिंग whether or not those resources are found in India and how much quantity are those resources found in India, तो इनको इंटीग्रेट करके पढ़ना। वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी नीड्स टू बी स्टडीड इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म, राइट? Then let's talk about the last section, that is the sources. Sources किनको हमें लेना है, ठीक है? स्टैटिक, जो ज्योग्राफी स्टैटिक वाला पोर्शन होता है, इसमें NCERTs need to be your best friend. देखो, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो देन तो आवर नोट्स विल बी गुड इनफ फॉर यू। इफ यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ देन इन दैट केस NCERTs को पिकअप करना। बट प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल, क्योंकि NCERTs में कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ा आउटडेटेड है, कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत है और कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है? तो इन दैट केस बी अ लिटिल विजिलेंट, थोड़ा सा जो फैक्ट्स है ना उनको क्रॉस चेक करना। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, पल्लवी सक्सेना ज्योग्राफी करके यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने क्लास 11 क्लास 12 की जो बुक्स हैं उनको लाइन बाय लाइन कवर किया है। जहाँ पे भी गलत इन्फॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे कुछ मिसिंग है आई हैव ट्राइड टू प्रोवाइड कुछ ना कुछ मिसिंग अगर मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो क्लास 11th एंड क्लास 12 की बुक 1 इतना मैंने कवर कर दिया। बुक 2 आई विल बी कवरिंग प्रिटी सून फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है? सो NCERTs आपको करना है, बट करंट अफेयर से इसको अपडेट करते रहना, इसकी इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी एक टॉपिक है जो काफ़ी कुछ न्यूज़ में है, लाइक द टॉपिक ऑफ दिस स्ट्रेटोस्फेरिक कूलिंग, वो NCERT में नहीं है। तो करंट अफेयर्स में देखते रहना कि क्या नई चीज हो रही है, एंड उन नई चीजों को अलग से पढ़ के अलग से उसके नोट्स बना के रखना अपने पास, राइट? सो दैट इज वेरी मच एसेंशियल। मैनी स्टूडेंट्स आस्क मी कि GC लियोंग जो है, GC लियोंग सही है कि गलत है? देखिए, GC लियोंग में इंडियन ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं है। There is no Indian geography. Also some chapters like जो theories हैं, continental drift theory, sea floor spread theory, ये सारी चीजें मिसिंग है GC लियोंग में। So I would suggest you कि आप NCERTs पे स्टिक करना एंड NCERTs के बियॉन्ड अपनी नॉलेज को थोड़ा अपडेट करते रहना। इसके बियॉन्ड मेरी जो बुक है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, आप उसको भी एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, बोथ इंडियन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से हैज बीन प्रोवाइडेड। सो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इज द बुक। इसका अभी 8th एडिशन जो है, 8th एडिशन इज कमिंग आउट इन अप्रैल और मई। तो अगर वेट कर सकते हो तो वेट कर लेना 8th एडिशन का, ठीक है? अप्रैल मई में इट विल बी आउट। देन लेट्स टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स है इसके लिए यू कैन फॉलो, देखो न्यूज़पेपर्स तो पढ़ोगे ही, न्यूज़पेपर्स तो आप पढ़ते ही होगे। इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में से कोई ना कोई न्यूज़पेपर यू मस्ट बी स्टडिंग, राइट? देखो, न्यूज़पेपर बस इसलिए नहीं पढ़ना है कि करंट अफेयर्स डेवलप हो हमारा। न्यूज़पेपर से आपका कॉम्प्रिहेंशन पावर डेवलप होता है, क्वेश्चंस क्विकली पढ़ पाते हैं, नॉट जस्ट CSAT क्वेश्चंस बट ऑल्सो मेन्स में आपकी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग पावर शुड बी वेरी क्विक, क्योंकि मेंस में ज्यादा टाइम नहीं रहता क्वेश्चन समझने के लिए। 3 घंटे हैं, 20 क्वेश्चन है, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, सो योर कॉम्प्रिहेंशन पावर शुड बी वेरी क्विक। सो न्यूज़पेपर पढ़ने से CSAT में तो मदद मिलेगी, आपको मेंस में भी मदद मिलेगी। इसके बियॉन्ड आपकी राइटिंग बेटर होगी, आप देखोगे कि अच्छा ये इस तरह से हम अच्छे से लिख पाते हैं, राइट? सो करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर्स तो पढ़ोगे, कोई भी मैगजीन, करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको लेनी है तो आप ले सकते हो। इसके बियॉन्ड मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं 2 वीक में एक बार ज्योग्राफी एंड मैपिंग, ज्योग्राफी एनवायरमेंट एंड मैपिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स का डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ। आई प्रोवाइड विद सैम्पल क्वेश्चंस, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो जो भी करंट अफेयर्स में आप पढ़ोगे
प्लीज उसको अपने नोट्स में अपडेट कर लेना। कुछ नया एग्जाम्पल आपको मिला, कोई नया फिनोमिना मिला, सो प्लीज अपडेट इट इन योर नोट्स। फॉर एग्जाम्पल एल नीनो के साथ इस साल इंडियन ओशन डायपोल, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल आने की भी संभावना है। So if you have not studied what positive Indian Ocean dipole is, current affairs में आपको वो दिख रहा है, अच्छा this is the topic. So please जहां भी आपके पास नोट्स हैं उसको ऐड कर लेना नोट्स में, ठीक। कोई क्रॉप है जो अब न्यूज में आ गया, गवर्नमेंट ने उस पर फोकस कर दिया, जैसे इस बार बजट में मेज पे काफी फोकस था, अभी का इकोनॉमिक सर्वे में मेज पे काफी फोकस था। सो मेज अगर आपने नहीं कवर किया हुआ है पहले से, तो मेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिख लेना, जो भी जहां पे भी आपने एग्रीकल्चर के नोट्स बनाए वहां पे लिखना। करंट अफेयर्स के, देखो मैं ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि जो करंट अफेयर्स आपके रहेंगे ना, उनके अलग से नोट्स मत बनाना, जो आपके एग्जिस्टिंग नोट्स है ना उन्हीं में इंटीग्रेट कर लेना उसको। आप अलग से जो नोट्स रहेंगे ना उनको नहीं रिवाइज कर पाओगे। जब एंड में बस 2-4 दिन बचते हैं ना, जब क्विक रिविजन्स करने रहते हैं, तब 50 जगहों से आप यू कैन नॉट पिक अप 50 डिफरेंट नोटबुक्स एंड रिवाइज फ्रॉम ओवर देयर, इट्स नॉट पॉसिबल। यू आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑलरेडी, तो पॉसिबल नहीं होता कि आपको याद भी रहे, अच्छा मैंने करंट अफेयर्स वहां पे लिखे थे। तो जो नोट्स हैं, जो आपके मेन नोट्स हैं, उन्हीं में करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहो। जगह अगर नहीं है तो ब्लैंक A4 शीट्स लो, वो भी नहीं लेना तो स्टिकी नोट्स होते हैं ना, उसमें लिख लिख के ऐड करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मैपिंग। मैपिंग के लिए क्या करना है? मैपिंग के लिए एटलस। नाउ गगन, कमिंग टू योर क्वेश्चन, हाउ टू यूज द एटलस। रात में 15 मिनट करना है ना मैपिंग। सो रात में एटलस लेके, जैसे कॉमिक बुक लेके अगर बैठते थे बचपन में, जैसे चाचा चौधरी बिल्लू या मांगा वगैरह पढ़ते हो, तो उसको लेके जैसे बैठते थे वैसे ही एटलस को लेके बैठो। पिकअप अ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मैप ओपन करो। आपका जो एटलस होता है उसमें यूजुअली फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप ऊपर नीचे रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका से अफ्रीका का फिजिकल मैप बना है, यहाँ पे आपका पॉलिटिकल मैप बना है, ठीक है। सो फिजिकल मैप में आपने देखा, अच्छा ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे सहारा है। सो पॉलिटिकल मैप में देख लो, अच्छा कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे सहारा डेजर्ट है, जस्ट नोट डाउन सहारा डेजर्ट कंट्रीज। देन यहाँ पे नामिब डेजर्ट है या कालाहारी है, कौन सी कंट्रीज है ना नामिब और कालाहारी है, उसको नोट डाउन कर लो। सो माउंटेन रेंजेस, plateaus, volcanoes, rivers, lakes, water bodies surrounding the region, deserts, straits, isthmus, grasslands। इतनी चीजें आपको हर कॉन्टिनेंट के बारे में कवर करना है, ठीक। और जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तब सेम चीजें इंडिया के बारे में भी कॉन्स्टेंटली कवर करते रहना। ना यहाँ पे माउंटेन्स और प्लेट्यूज में what are the countries through which these mountains and plateaus go through, then जो वोल्केनोज हैं कहाँ पे हैं, क्या ये डोरमेंट है, क्या ये एक्सटिंक्ट है, क्या ये एक्टिव वोल्केनो है, रिसेंटली क्या इरप्शन इसमें हुआ है। रिवर्स स्पेसिफिकली इसका स्टार्ट पॉइंट and इसका एंड पॉइंट, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रिवर्स। लेक्स, वेयर आर दीज लेक्स, इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे हैं, किन कंट्रीज में है। वाटर बॉडीज, व्हाट आर द कंट्रीज सराउंडिंग अ पर्टिकुलर वाटर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल रेड सी की अगर हम बात करें, रेड सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज हैं, दिस इज रेड सी, यस दिस, you have Yemen, you have Egypt, Saudi, Djibouti, Eritrea and Somalia. Sorry, Sudan, not Somalia, Sudan, right? So ऐसे हर वाटर बॉडी के अराउंड कौन सी कंट्रीज हैं, डेजर्ट किन कंट्रीज से मूव हो रहा है, किस टाइप का डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, व्हाट इज द टाइप। देन स्ट्रेट्स, इस्थमस, स्ट्रेट्स हैं तो कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहे हैं, कौन से लैंड मासेस को सेपरेट कर रहे हैं, इस्थमस कौन से लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहे हैं, किन वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहे हैं। एंड देन ग्रासलैंड्स, किस टाइप के ग्रासलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल हैं, टेम्परेट हैं, वुडलैंड्स हैं, क्या है, राइट। तो ये चीजें आपको मैपिंग में कवर करना है। नाउ एटलस के बियॉन्ड आप
स्पेसिफिक अगर लोकेशंस हैं जो करंट अफेयर्स में हैं, उनके लिए गूगल मैप्स को भी आप यूज कर सकते हैं। हाउएवर प्लीज इसमें एक एक कॉशन रखना, गूगल मैप्स में जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स। सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स जो हैं वो सही हैं, गूगल मैप्स गलत हैं। पीओके वाला पोर्शन जो है सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स में जैसे दिखाया है कि वो इंडिया का पार्ट है, गूगल में ऐसा नहीं दिखाया है। सो फॉर जम्मू कश्मीर, लद्दाख रीजन एंड द अरुणाचल प्रदेश रीजन बी वेरी केयरफुल। उन रीजन्स के लिए आप गूगल मैप्स को यूज मत करना, बाकी के लिए आप यूज कर सकते हैं गूगल मैप्स को। फाइन, सो दीज आर द सोर्सेज दैट यू कैन फॉलो। इसके बियॉन्ड जो मैपिंग है, मैपिंग का सारथी आईएएस के यूट्यूब चैनल पे लास्ट ईयर मैंने मैपिंग की एक सीरीज बनाई थी, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड इंडिया के जो स्टेट मैपिंग है वो मेरे यूट्यूब चैनल पल्लवी सक्सेना ज्योग्राफी पे मैंने एक सीरीज बनाई हुई है, तो वहां से आप इंडिया की जो मैपिंग है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, so that's it from my end. Please let me know if there are any doubts from your side. I'll be very happy to take up those doubts now. Okay, so a quick summary of the entire thing. पहले वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी करो क्योंकि ये कहीं भी और नहीं पढ़ाया जाएगा। Then cover Indian physical geography and along with it Indian mapping. Then move to human geography. And all across while you are studying these topics, आप world mapping को sprinkle कर लेना. That's how you need to move forward. Fine. NCERT की बुक लिस्ट अभिलाष, अगर आपका बेस इज क्लियर, बेसिक चीजें अगर आपको एनसीईआरटी अगर ज्योग्राफी के बारे में पता है, देन इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि बस 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज हैं उनको कवर कर लेना, अगर आपका बेस क्लियर है समवॉट। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं याद, बिल्कुल कुछ नहीं याद, अगर सोशल स्टडीज पढ़ा ही नहीं है 10th के बाद, सब भूल गए हो, देन इन दैट केस यू कैन पिक अप एनसीईआरटीज फ्रॉम क्लास 6th, बट उसी केस में करना, ठीक। अदरवाइज 11th एंड 12th इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ है, ठीक है। चलो, हाँ जी गगन, वही मैंने अभी जो अभिलाष का डाउट लिया आपका सेम डाउट है, तो अगर बिल्कुल ही भूल चुके हो ज्योग्राफी तब 6 से एनसीईआरटी पकड़ना, नहीं तो 11th एंड 12th आर गुड इनफ। फाइन, एनीथिंग एल्स? स्टैंडर्ड बुक, मेरी जो बुक है आप इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैग्रॉ हिल, अभी अप्रैल मई में 8th एडिशन विल बी आउट, तो इसका वेट कर सकते हो तो कर लो। नहीं तो अभी 7th एडिशन इज अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, हर जगह, तो यू कैन यूज दिस एज अ स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। Yeah, all the very best to you guys. I hope I was able to resolve all your concerns with regards to geography कि क्या strategy आपको आगे लेके चलना है। Anyhow, अगर later कोई भी doubts आते हैं, then you have the mail ID, you have the numbers, इन पे आप मैसेज कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो। एंड अगर आपको मुझसे और हमारी जो अमेजिंग फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे पढ़ना है, देन इन दैट केस हमारा जो बैच 3 है जीएस फाउंडेशन का, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। इसमें वी विल बी कवरिंग लाइफ फाउंडेशन, देन एमएमपी की क्लासेस, मेंस की क्लासेस होंगी। यू विल गेट MCQ, live MCQ solving sessions, live answer writing sessions and interview guidance as well, okay? इसके बारे में और डिटेल्स अगर जानना है, अगेन या तो मेल कर दो या कॉल कर दो and you will get all the information, okay? So thank you so much all of you, all the very best in your journey, all my best wishes are with you guys. Thank you so much, bye bye and take care.